अगर आप कोई रिलेशनशिप या पार्टनर सीख कर रहे हैं, कंपेनियन जो हम बोलते हैं, वो सोसाइटी और फैमिली और फ्रेंड्स से पहले वो कंपेनियन आपके साथ कितना कंपैटिबल है ये देखना बहुत जरूरी है। तो हर किसी को आप जिसको जानते हैं पहचानते हैं वो आपका दोस्त ही हो या आपके साथ रिलेशनशिप में ही हो, ऐसा नहीं होता। प्यार एक बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है टू टॉक अबाउट। वो सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक रिस्ट्रिक्ट करना विद इन इटसेल्फ इज अनजस्टिफाइड। ये घोस्टिंग का एक नया ट्रेंड आया है, घोस्टिंग, नो कॉल्स नो मैसेजेस। एक और नया ट्रेंड है हुकअप कल्चर। पीपल डोंट वांट इमोशनल रिलेशनशिप, दे जस्ट वांट टू हुक अप। व्हाई? ये वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं उन्हें लाइफ में सीख क्या करना है। दे आर ऑन एक्सपेरिमेंटल मोड। ये जनरेशन सोचती कम है और ट्रेंड ज्यादा फॉलो करती है। साइलेंट ट्रीटमेंट इज वर्स देन गिविंग एनीबॉडी फिजिकल पेन। रिलेशनशिप टॉक्सिक है, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वेयर यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। नमस्ते, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट रीचा मैम के साथ। मॉडर्न रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्ती के हाइज से लेकर हार्ट ब्रेक के लोज तक हम आज बात करेंगे। हॉनेस्ट कन्वर्सेशन, एक्सपर्ट टॉक एंड रियल लाइफ स्टोरीज के लिए तैयार हो जाइए, ये हर एक के साथ रेजोनेट करेगा। वेलकम रीचा मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आजकल के रिलेशनशिप्स को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नए रिलेशनशिप्स बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ही डिफ़िकल्ट है अभी आजकल के रिलेशनशिप्स। फ्रेंडशिप में भी हम कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक वही है, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, उसके कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड उसके ऊपर कोई सोल्यूशन है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, नए ट्रेंड्स क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया है, क्योंकि जो आजकल का यूथ या हमारे मिडिल एज मतलब पीपल आर फेसिंग, उसके बारे में अगर आज हम बात करेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, मतलब काफ़ी फ़ायदा होगा सब। यस। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि आई एम इनटू रिलेशनशिप और आई एम इनटू फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है हमारा रिलेशन। तो वो कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं हम? तो क्या डिफरेंस होगा आपके हिसाब से? डिफरेंस एज इन जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम अपने आप में ही बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या चूज़ करें। टू मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है। एक्सेसिबिलिटी है, जैसे किसी को पार्टी करने के लिए कोई और पसंद है, पढ़ाई करने के लिए कोई और पसंद है, मूवीज़ देखने के लिए, डिस्कस करने के लिए और कोई पसंद है। तो जो अलग अलग बकेट्स होते हैं लाइफ के, वो अलग अलग लोग फिल करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर का या आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का क्या रोल होना चाहिए, या उस स्पेस में आपको क्या चाहिए अपने पार्टनर से, जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती तो आप हर किसी में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो आपको पहले रिलेशनशिप में जाने से पहले, या अगर आप कोई रिलेशनशिप या पार्टनर सीख कर रहे हैं, कंपेनियन जो हम बोलते हैं, वो सोसाइटी और फैमिली और फ्रेंड्स से पहले वो कंपेनियन आपके साथ कितना कंपैटिबल है ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो आप कुछ उसके साथ बिल्ड कर रहे होते हैं और वो आपके मेंटल पीस को, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को, आपके हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। तो मैं कैसे समझूं कि इफ़ आई हैव वन फ्रेंड, तो मैं कैसे समझूं कि वो रिलेशनशिप है या फिर फ्रेंडशिप है, या फिर मैं कैसे आगे बढ़ूँ, क्या नाम दूँ उसको? कोई भी शुरुआत किसी भी रिश्ते की जान पहचान से ही होती है। तो हर किसी को आप जिसको जानते हैं पहचानते हैं वो आपका दोस्त ही हो या आपके साथ रिलेशनशिप में ही हो, ऐसा नहीं होता। हर एक रिलेशनशिप के दायरे होते हैं, एक प्रोफाइल होता है, और जान पहचान से पहले शुरुआत होती है। फिर आप उस इंसान में अपना कंफर्ट ढूंढते हैं, उसके क्वालिटीज़, उसके हैबिट्स, उसका विजन, ये सब डिस्कस करने के लिए आपको वो फ्रेंडशिप का स्पेस क्रिएट करना होता है। लाइक हमारे दिमाग में एक बकेट लिस्ट होती है, अरे ये दिखने में भी अच्छे हैं, अरे ये बात भी अच्छी करते हैं, अरे ये करियर ओरिएंटेड भी हैं। तो हर एक का अपना एक बकेट लिस्ट होता है। फ्रेंडशिप के बाद व्हेन यू वेरी क्लियर कि आई एम कंफर्टेबल और मुझे अपने कंपेनियन में जो चीज़ें चाहिए कंपेनियनशिप के लिए, वो क्वालिटीज़ इस पर्सन में हैं,
एंड मैं जेन्युइनली इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, बिकॉज रिलेशनशिप्स टुडे आर इन्वेस्टमेंट, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, एवरीथिंग नीड्स एफर्ट्स एंड क्लैरिटी। अगर आप क्लियर हैं अपने विजन में कि ये इंसान आपके लिए क्या है और क्या प्रोवाइड कर रहा है और आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, देन फ्रेंडशिप के बाद का नेक्स्ट स्टेप इज रिलेशनशिप। ओके, तो प्यार दोस्ती है ऐसा अंजलि राहुल बोलते हैं, क्या वो सच है? प्यार दोस्ती है। प्यार सिर्फ आपके पार्टनर से नहीं कर सकते ना, प्यार अलग अलग दायरों में भी होता है। प्यार दोस्तों में भी होता है, प्यार आपके पेरेंट्स के साथ भी होता है, आपके पेट्स के साथ भी होता है। तो प्यार एक बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है टू टॉक अबाउट। वो सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक रिस्ट्रिक्ट करना विद इन इटसेल्फ इज अनजस्टिफाइड। मतलब आप प्यार को जस्टिफाई ही नहीं कर रहे आप अगर उसको सिर्फ एक रोमांटिक जोन में रख रहे हैं। प्यार दोस्ती है, हर किसी के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि एक दोस्त का किरदार, कैरेक्टर आपके लाइफ में बहुत अलग होता है, उसका कंट्रीब्यूशन आपके लाइफ में बहुत अलग होता है, और आपके पार्टनर की एक जो जगह है आपके लाइफ में वो बहुत अलग होती है। आप जो करते हैं, आपका पार्टनर जो करता है, वो आपके लाइफ को बहुत अलग तरह से इम्पैक्ट करता है। पार्टनर, कंपेनियन इज योर फैमिली, राइट? तो वो एक डिफरेंशिएशन हमेशा होता ही है। हाँ, अपने प्यार में दोस्त ढूंढना कोई गलत बात नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको नए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है, और दूसरी साइड ऐसे लोग हैं उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है कि उनको नए दोस्त बनाना पसंद नहीं है, या फिर उनमें क्या ऐसी कमी है? ये सब चीज़ें हमारी बचपन से शुरुआत होती है, जहाँ पे हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। किसी भी बच्चे की या इंसान की पर्सनालिटी 8 साल तक डेवलप हो जाती है। तभी उनके स्कूलिंग ईयर्स, डेवलपमेंट ईयर्स ये बहुत ज़रूरी होते हैं, जहाँ पे हम पेरेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं कि उनकी इमोशनल हेल्थ और वेलबींग बहुत ज़रूरी होती है। मतलब जो आय है, स्व, वो 8 ईयर्स में एज इंडिविजुअल एक बच्चा खुद को देखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, भूषण को समझ में आ जाता है दैट भूषण भूषण है, वो एक इंडिविजुअल है, उसके अपने दोस्त हैं, उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना स्केड्यूल है। आपके ग्रोइंग ईयर्स में अगर आपको वो कॉन्फिडेंस, कंफर्ट, एक्सेप्टेबिलिटी स्कूल में नहीं मिलती, या आप उस एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, आपको दूसरों के ओपिनियंस में ज़्यादा आप उसमें अग्री नहीं करते, आपका ओपिनियन नहीं फॉर्म करते, तो बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर बच्चे को बुली किया जाए या बच्चे में एक फियर आ जाए, किसी बच्चे की ही बात नहीं है, adults also face judgmental statements where sweet bully is what I call। मतलब किसी को बुली करना, किसी पे जजमेंट पास करना, या किसी को वो हेल्दी एनवायरनमेंट ना देना जहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी है, तो लोग ज़्यादातर हर्ट होने के बाद अपने शेल में चले जाते हैं। इसको कहा जाता है टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द हर्ट, कि मुझे अब फेस ही नहीं करना है। इट्स अ लूप ऑफ नेगेटिव थॉट्स, जहाँ पर हम खुद को एक बिलीफ सिस्टम में ये चीज़ डाल लेते हैं, अरे मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, अरे कोई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। पर जब मैं ये खुद एक्सेप्ट कर लूँ कि कोई मुझसे बात करना ही नहीं चाहता या कोई मुझसे दोस्ती रखना ही नहीं चाहता, तो मैं अपने एंड से भी ऑटोमेटिकली एफर्ट्स लेना बंद कर देती हूँ। क्योंकि सबकॉन्शियसली ये थॉट्स हमेशा मेरे दिमाग में होते हैं अपने बारे में, तो मैं भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेती। रही बात दूसरे लोगों की, जो दोस्त बनाते हैं, दे आर जस्ट पीपल विद फ्लोइंग विद द फ्लो। शायद उनको हेल्दी एनवायरनमेंट और हेल्दी एक्सेप्टेबिलिटी मिली होती है, वो बचपन से सोशलाइज कर रहे होते हैं। तभी हम लोग सबको, बच्चों को भी सजेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से बाहर बिताएं, ताकि सोशलाइजिंग ये आपके लिए एक चैलेंज ना बने। अच्छा, तो बेसिकली वो बचपन में ही डिपेंड करता है, बचपन पे। बचपन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीबडीज लाइफ। हर किसी के लिए बचपन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपके वैल्यूज़, एथिक्स, आपके एक्सपीरियंसेस बिल्ड हो रहे होते हैं। आप आज भी अगर कोई निर्णय लेते हैं ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन में, तो आप हमेशा देखिए कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं।
बहुत कम बार होता है कि जब हम अपने साथ बैठकर सोचते हैं कि इसको एक अलग तरीके से भी तो देखा जा सकता है। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहते हैं, जिनको देखते हुए हम आगे के निर्णय लेते हैं। सो अननोइंगली हम भी चीज़ों को और लोगों को जज करते हैं। तो बचपन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? बिल्कुल। ये घोस्टिंग का एक नया ट्रेंड आया है, घोस्टिंग मतलब कॉल, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, कुछ भी नहीं, फिर वो इग्नोर करते हैं अगर हम भी मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे, एंड जब वो मिलने आते हैं तो वो दिखाएंगे कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बट उनके एक्शन से वो दिखता नहीं है। बेसिकली वो इग्नोर करते हैं हमें घोस्टिंग में। तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? और हम भी कभी कभी हमारे तरफ से भी हम घोस्टिंग करते हैं लोगों को, तो वो क्यों करते हैं, क्या साइकोलॉजी है उसके पीछे? घोस्टिंग का अगर दूसरा नाम बताऊं तो अवॉइडिंग द ड्रामा। कि काफ़ी लोग अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, दे कैन नॉट फेस इट। जैसे सेल्फ वर्क को भी बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है। सेल्फ वर्क में ये नहीं बताया जाता कि आप खुद को इतना प्रोटेक्ट कर लें या खुद पे ऐसे काम करें कि आप दूसरों को बिल्कुल अपने आप से दूर कर दें। सी, पीपल नीड पीपल। हमारी डिज़ाइनिंग एज अ ह्यूमन बीइंग ही इस तरह से की गई है कि हम कम्युनिटी लिविंग के लिए बने गए हैं। लोगों को लोगों की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में लोग अलग अलग चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं और हम भी दूसरों के लाइफ में अलग अलग चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर आज, स्पेशली आज की जनरेशन, जहाँ पर सोशल मीडिया ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पर लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जाते हैं, लोगों को अटेंशन देते हैं, हमेशा आपको एक कंफ्यूज स्टेट में रखना कि आपको पता ही नहीं आप उस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ब्रेड क्रमिंग जो और घोस्टिंग का जो ये ट्रेंड है कि गिव मिनिमम, और जब आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स वहाँ से नहीं मिल रहे हैं या आप उस रिलेशनशिप में जो सीख कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है आपको, और इमीडिएटली आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है ऑलरेडी, तो आप उस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। इट्स लाइक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया यू आर कंटिन्यूसली आप एक और बेहतर चीज़ सीख कर रहे हैं, और जैसे ही आपको कुछ बेहतर नज़र आता है तो आप उस रिलेशनशिप को क्विट कर देते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जो सिचुएशनशिप हो और कैजुअल रिलेशनशिप हो, और इंस्टेड ऑफ फेसिंग और टेकिंग अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको नहीं लेनी है, वो सबसे आसान चीज़ ढूंढते हैं कि वो बात करना बंद कर दें ताकि कोई आपको कुछ बोले नहीं और आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें। प्लस वो आपको गिल्ट फ्री भी कर देता है, क्योंकि सामने वाला आपको वो सवाल पूछेगा ही जो आपको गिल्ट में डालेंगे। अच्छा। तो ये और एक तरीका है जहाँ पर आपको वो सच्चाई फेस ही नहीं करनी है, और इट्स बेटर कि मैं इस चीज़ को क्लोज कर दूँ। ओके। तो जो जिसके ऊपर घोस्टिंग हो रही है उसके साइकोलॉजी पर क्या इफेक्ट होते हैं इसके? इसके इफेक्ट्स बहुत एडवर्स होते हैं कि जैसे मैंने बोला, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारा फ्यूचर एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करते हैं। और सबसे आसान होता है खुद को ब्लेम कर लेना। जब हमारे साथ ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि मुझसे क्या गलत हुआ, या मैंने क्या गलत किया, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं इंसान का अपने लेवल पे वो कॉन्फिडेंस ज़रूर टूटता है, रिलेशनशिप से विश्वास उठता ही उठता है। तो उसमें कोई हमारी गलती नहीं है या फिर है? गलती, देखिए, ऐसी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है या ऐसी कोई भी गलती रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए जो वर्केबल नहीं है। अगर आपको किसी इंसान के बिहेवियर से या इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो रहा है जो पसंद नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कम्युनिकेशन, कि आप पहले बैठकर बात करें ऐसा क्या है जो वर्केबल नहीं है। ओके। एवरीथिंग कैन बी वर्क। अगर आपको उस पर वर्क करना है, अगर आपको वो रिलेशनशिप चाहिए, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो ऑफिशियल रिलेशनशिप हो, जब तक दो लोग एफर्ट्स नहीं लेते टू मेक इट वर्क, तब तक वो नहीं वर्क हो सकता। ऑफ कोर्स परसेंटेज जो है
वो वेरी कर सकता है, कोई 20% डाल रहा है, कोई 80% डाल रहा है, कोई 60 डाल रहा है, कोई 40 डाल रहा है, बट एफर्ट्स दोनों जगह से आने बहुत ज़रूरी होता है, तब कोई रिलेशनशिप वर्क करता है। तो इसमें गलती किसी की नहीं है। तो वो मैनेज कैसे करेंगे हम जब हमारे ऊपर घोस्टिंग हो रही है, तो स्ट्रेस या फिर साइकोलॉजी कैसे मैनेज करेंगे? इसी यहीं पर आता है पिक्चर में इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल वर्क। अगर मेरी इंडिपेंडेंसी फॉर माय इमोशनल सपोर्ट दूसरों पे इतनी ज़्यादा है कि हर वक्त मैं उनके वैलिडेशन को सीख कर रही हूँ, तो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन हो जाता है कि अगर ये इंसान ही मुझे बेहतर महसूस करा सकता है, तो वहाँ पर आई एम पुटिंग माई सेल्फ अंडर लॉट ऑफ रिस्क, मैं खुद को बहुत बड़े रिस्क में डाल रही हूँ, राइट? तो यहाँ पर खुद को सेल्फ सफिशिएंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम हमारे दोस्त भी हैं, हमारी फैमिली भी है, वो एक हेल्दी फाउंडेशन अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स का बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं एक ही इंसान पे निर्भर हूँ कि एक ही इंसान मेरा दोस्त भी है, मुझे शॉपिंग पे भी यही लेके जाएगा, मेरा वेंटिंग आउट सेशन भी यही सुनेगा, या मेरे साथ मूवी भी यही देखेगा, अगर मैं एक इंसान पे इतनी डिपेंडेंट हूँ आज के टाइम में, मतलब इन टुडेज वर्ल्ड, तो वो उस इंसान को भी एग्जॉस्ट करेगा, मुझे भी एग्जॉस्ट करेगा। घोस्टिंग छोड़ दीजिए, अगर वो इंसान किसी चीज़ से बिजी है, अपना करियर बना रहा है और इज़ ऑक्यूपाइड, और वो मुझे उतना टाइम नहीं दे पा रहा है टू फुलफिल ऑल माई नीड्स, देन इट विल हैम्पर, मेरे रिलेशनशिप पे भी उसका बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा। तो आपने अभी बोला एक सिचुएशनशिप, तो क्या है सिचुएशनशिप? सिचुएशनशिप अलग अलग, जैसे मैं थेरेपी में देखती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, इट इज़ अ टेम्पररी फेज जहाँ पर मुझे किसी चीज़ की नीड है और उस नीड को अभी फ़िलहाल कोई फुलफिल कर रहा है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो अटेंशन हो, चाहे वो कोई भी ऐसी फीलिंग है जहाँ पर मुझे कोई अपने बारे में बेहतर महसूस करवा सकता है, या अभी मेरे पास वक्त है एंड आई जस्ट नीड अ कंपनी, मुझे कंपनी चाहिए टू एन्जॉय माई लाइफ, तो लोग उस सिचुएशनशिप का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये ट्रेडिशनल रिलेशनशिप से कैसे अलग है? ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बहुत ही कमिटेड स्ट्रक्चर है जहाँ पर आप इमोशनली, फिजिकली एक रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड होते हैं, वेरी योर ऑनेस्ट, वेरी योर ट्रांसपेरेंट, वेरी योर आंसरेबल, आप एक दूसरे को आंसरेबल हैं, सोशली, पब्लिकली आप उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं, राइट? सिचुएशनशिप इज टेम्पररी एज आई सेड, जो शायद लोग अपने साथ एक दूसरे के साथ कोई फ्यूचर कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर रहे हैं, दे आर लिविंग एन ओपन रिलेशनशिप वेयर वो किसी और से भी मिल रहे हैं या कुछ और इस रिलेशनशिप से बाहर भी सीख कर रहे हैं, तो दे आर नॉट आंसरेबल, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये इतना कॉमन क्यों हो रहा है अभी इस जनरेशन में? ये कॉमन क्यों हो रहा है? बिकॉज अगेन इमोशनल डिस्टर्बेंस, आज हमारी लाइफ इतनी डिमांडिंग है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, पीपल डोंट इवन हैव स्पेसेस टू गो एंड टॉक टू एनीबडी। कई बार मैंने थेरेपी में ऐसे सेशंस भी लिए हैं जहाँ पर 1 घंटा क्लाइंट सिर्फ बात करना चाहता है, भले ही उसे उस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि उसके पास बात करने के लिए कोई स्पेस है ही नहीं, अ स्पेस जहाँ पे आपको जज नहीं किया जा रहा, अ स्पेस जहाँ आपको कोई बोले इट्स ओके, होता है सबके साथ एंड इट्स वर्केबल, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, आई एम देयर इन दिस स्पेस। कई बार वो एक सपोर्ट आपको फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा भी चाहिए होता है, तो लोगों को लगता है कि टेम्पररी ही सही, आज के मोमेंट में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और कहीं से मिल रही है, देन व्हाई नॉट। ओके, बट इसके अगेन साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। कैसे? बिकॉज जो टेम्पररी है वो टेम्पररी है, उसके बाद अगर आप उस इंसान से अटैच हो जाते हैं तो वहाँ आपको हर्ट हो सकता है, बिकॉज इट वॉज अ टेम्पररी थिंग एंड इट वॉज एन अग्रीमेंट कि ये टेम्पररी ही रहेगा, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। सो आप खुद को अगेन इमोशनल डैमेज करते हैं बिकॉज यू आर इमोशनली इन्वेस्टेड इन दीज रिलेशनशिप्स एज वेल। सिचुएशनशिप के साथ ही एक और नया ट्रेंड है हुकअप कल्चर। पीपल डोंट वांट इमोशनल रिलेशनशिप, दे जस्ट वांट टू हुक अप, दे ओनली सीकिंग फॉर दैट ओनली। व्हाई?
हुकअप अगेन, नो कमिटमेंट, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस जनरेशन को शायद किसी में बंधना पसंद ही नहीं है। एज आई सेड, जब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इट्स कनेक्टिविटी। आज आप बैठकर किसी से यूएस में बात कर रहे हैं, यू हैव वन गर्लफ्रेंड इन यूएस, वन इन ऑस्ट्रेलिया। इट्स द एक्सेसिबिलिटी एंड नॉट टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर एक्शंस। ये वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं उन्हें लाइफ में सीख क्या करना है। दे आर ऑन एक्सपेरिमेंटल मोड। मैनी अ टाइम्स मैं जब यूथ के साथ काम करती हूँ तो मुझे पूछते भी हैं, हमें कैसे पता हमें क्या पसंद आएगा, हमें कैसे पता कौन हमें अच्छा लगेगा। इसके लिए हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। सो दे आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड सीकिंग कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मुझे पसंद आ रहा है। इसका कोई रीजन नहीं है। एज आई सेड, इट्स अ ट्रेंड। ये जनरेशन सोचती कम है और ट्रेंड ज्यादा फॉलो करती है। यू नो द आइडिया ऑफ बीइंग कूल, द कंटेंट दैट दे टॉक टू अबाउट ईच अदर इटसेल्फ इज द ट्रेंड। तो इस बारे में इसके प्रोज या कॉन्स क्या हैं? सी, ह्यूमन बीइंग्स आर अगेन, आप अपने लाइफ में से इमोशंस को नहीं हटा सकते। कहीं ना कहीं ये आपको लॉन्ग रन में इम्पैक्ट ज़रूर करता है। कई बार अगर हम गलत होते हैं तो हम अपने पार्टनर में भी वही गलतियां ढूंढते हैं कि मैंने हुकअप किया होगा तो इसका भी पास्ट होगा, ये भी वैसे ही होगी। अच्छा, दैट इज़ द एग्जैक्ट फिल्टर कि जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं। इसकी वजह से यूथ के इंटीमेसी के बारे में व्यूज़ पर भी इम्पैक्ट होता होगा, तो कैसे होता होगा? बॉडी शेमिंग होती है। यू विल सी, आई हैव सीन लॉट ऑफ मेल्स जो काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। दे वुड ऑलवेज आस्क देयर पार्टनर दैट हाउ दे हैव बीन इन द इंटिमेसी पार्ट और रोल। तो इट इज़ मोर अबाउट परफॉर्मेंस बेस्ड, हाउ आई मेड यू फील इन दैट स्पेस। और इतने प्रेशर की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन वो सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर होता है जहाँ पर आप हमेशा इस प्रेशर में रहते हैं कि आपने अपना रोल किस तरह से निभाया है, कि आपका पार्टनर आपसे इमोशनली खुश है क्या, आपका पार्टनर इंटिमेसी एरिया में आपसे खुश है या नहीं। सो इट इज़ ऑलवेज दैट अ पर्सन इज ऑल्सो जजिंग हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ। इनसिक्योरिटी। तो इसमें और एक ट्रेंड है ऑनलाइन डेटिंग। तो ऑनलाइन डेटिंग ने रिलेशनशिप्स को या फिर लोगों को मिलने को कैसे बदला है, या फिर इसके चैलेंजेस क्या है? ऑनलाइन डेटिंग इज़ नॉट बैड, आई वुड से, क्योंकि आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, ऐसी कोई जगहें नहीं हैं। देयर इज़ अ वास्ट चेंज इन आवर एंटायर सिस्टम कल्चरली ऑल्सो। क्योंकि पहले के रिलेशनशिप्स कहाँ होते थे, आप कॉलेज में किसी को मिलते थे, स्कूल में मिलते थे, ऑफिस स्पेस में मिलते थे। अगर अब आप एक जोन में हैं जहाँ पर आप डेट करना चाहते हैं या अपना लाइफ पार्टनर सीख कर रहे हैं, तो shaadi.com इज द ओनली स्पेस जहाँ पर पीपल डायरेक्टली टॉक मैरिज। बट एज वी आर अवेयर, हमें पता है कि आज की जनरेशन, हमारी जनरेशन फॉर दैट मैटर, ये चाहेगी कि पहले मैं किसी से मिलूँ, बात करूँ, एक दूसरे को समझूँ, देखूँ हाउ डू वी कंट्रीब्यूट इन ईच अदर्स लाइफ, और उसके बाद डिसाइड करूँ कि मैं और वो इंसान या मेरा पार्टनर एक साथ रह सकता है या नहीं। ऑनलाइन डेटिंग में जो दिखाया जाता है, इट इज़ वो ही रियलिटी है या नहीं, इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। एट द सेम टाइम ये भी नहीं पता कि एक इंसान जो मुझसे बात कर रहा है वो कितने लोगों से और बात कर रहा है। सो यू, इट्स लाइक स्टैंडिंग इन अ क्यू, कि शायद मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, यू नो, कि दो लोग शायद एक ही टाइम पे एक दूसरे को सिलेक्ट करें, फिर मिलें, फिर देखें, यू नो, फिर it's a space of constant judgment. So there are a number of things. Okay. So as you said कि इस ये जनरेशन कमिटमेंट से डरती है, तो क्यों डरती है? कमिटमेंट से क्यों डरती है? क्योंकि हाउ रैशनल इज देयर एक्सपेक्टेशंस। पहले रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट वाज नॉट सो डिफिकल्ट, कि अगर हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लें। हमारे डेफिनेशंस पहले कल्चरली टू सपोर्ट ईच अदर था। अब वो ट्रेंड हैज़ बिकम आई सपोर्ट मी, मेरे नीड्स, मेरा करियर, मेरा सोशल फेस,
individually has become more important than we. Suddenly me has become more important than we. तो ये अच्छी बात है या फिर नहीं? नहीं, रिलेशनशिप्स के लिए बिल्कुल नहीं। एज आई से, रिलेशनशिप इंटरडिपेंडेंट होने बहुत ज़रूरी होते हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब क्या? अगर मेरा पार्टनर मुझ पे किसी नीड के लिए डिपेंडेंट ही नहीं है या मैं अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट ही नहीं हूँ, सो व्हाट इज़ द रोल दैट आई एम प्लेइंग? ऐसा नहीं कि जो मेरा पार्टनर मेरे लिए कर रहा है आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग, बट आई लाइक अगर मेरा पार्टनर इन चीज़ों को मेरे लिए करता है तो। सो ऐसे लोगों ने रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहिए? रिलेशनशिप्स आर ब्यूटिफुल, सबने जाना चाहिए, बट विद एन अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या सीख कर रहे हैं लाइफ में। सुपर इंडिपेंडेंट का जो ट्रेंड है, दैट इज व्हाट इज कॉजिंग मैक्सिमम प्रॉब्लम। तो हम कैसे ओवरकम करेंगे इस फियर को? इस फियर को अगेन एज आई सेड कि खुद पे काम करना उतना ही ज़रूरी है। हमारी एनवायरनमेंट भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब हमारे फ्रेंड सर्कल या हमारे आसपास के लोग किस तरह के रिलेशनशिप्स में हैं, या अपना ओपिनियन होना रिलेशनशिप्स पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर मेरी रिलेशनशिप में सबको मैं इंटरफियर करने देती हूँ तो आई हैव वेरियस ओपिनियंस अबाउट माई रिलेशनशिप, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अ रिलेशनशिप शुड बी केप्ट वेरी प्राइवेट। प्राइवेट इन अ सेंस आपके और आपके पार्टनर के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आगे बैठकर ही एड्रेस करने चाहिए। इट शुड नॉट बी इन्वॉल्विंग एनी थर्ड पर्सन। यस, अगर आपको लगता है किसी थर्ड पर्सन की आपको ज़रूरत है तो देर आर कपल थेरेपिस्ट और काउंसलर्स, आप उनको अप्रोच कीजिए जो प्रोफेशनली इस चीज़ को लेके ट्रेंड है, और प्लस आपको कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं देंगे। दे विल हेल्प यू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, जिनका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा आपके रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ हमें उस डर से बचा सकती है, दूर कर सकती है। डर, सी, अनसर्टेनिटी इज पार्ट ऑफ लाइफ। आपका रिलेशनशिप आगे किस तरह जाएगा, कैसे जाएगा, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। लेकिन अगर आपके इंटेंशंस हैं कि आपको उसको वर्क कराना है, आपको उस पर वर्क करना है अपने पार्टनर के साथ, तो आपको हमेशा सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अब हम फ्रेंड्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो मी एज अ पर्सनली मुझे नए फ्रेंड्स नहीं चाहिए, नॉट बिकॉज आई लैक सोशल स्किल्स, बट आई डोंट वांट कि मेरी फ्रेंडशिप आगे जाके टूट जाएगी। मैनी पीपल वांट्स टू बी माई फ्रेंड, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ विथ माई काउंटेबल फ्रेंड्स, जो कि 4, 5, 6 है। मुझे और फ्रेंड्स नहीं चाहिए। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? फ्रेंड्स और एक्विंटेंस में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि फ्रेंडशिप आपके लिए क्या है एज अ पर्सन, आप किस इंसान को फ्रेंड समझते हैं, वो आप पे एज एन इंडिविजुअल डिपेंड करता है। हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप हर किसी से उस लेवल पे शायद कनेक्ट नहीं कर सकते। अगेन इट्स अ जजमेंट। शायद सब लोग हर लेवल पे हर किसी से अटैच हो सकते हैं, या ऊपर पर्सनैलिटी ट्रेट है, या स्किल है, या नीड है, या वांट है। वी शुड नॉट बी नेमिंग इट इन वन कैटेगरी। लेकिन अगर आपको वो 4-5 लोगों के साथ एक कंफर्ट मिलता है, दैट्स फाइन, बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप बाकी लोगों से बात ना करें या नेटवर्क ना करें, क्योंकि एक्विंटेंस भी आपके लाइफ में उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोई आपका मेंटर हो सकता है। पीपल आर सक्सेसफुल स्टोरीज। आपके इर्द गिर्द के लोग चलते हुए सक्सेस स्टोरीज हैं। आप उनसे बहुत कुछ सीख कर सकते हैं, आप इंस्पायर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई आपके पर्सनल जोन में ही आए, बट आप लोगों से अलग लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर आपका इफ यू से कि मेरा बस एक ही अच्छा दोस्त है, दैट्स फाइन। ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, ये कैटेगरी आपने अपने सिस्टम में बना रखी है कि फ्रेंड मतलब ये, इसका ये रोल है मेरी लाइफ में। ये एक वो इंसान है जिससे मैं सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। रात को 3 बजे अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं सिर्फ एक इसी इंसान पे काउंट कर सकता हूँ। अगेन ये आपके एक पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका रिलेशनशिप वहाँ तक पहुँचा है जहाँ पर उस इंसान ने आपको उतना कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दिया है, और आपने भी उतने ही एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में हमेशा डाले हैं। दैट्स वाई आप इतने कंफर्टेबल हैं। अब आपको लगता है कि यहाँ पे सफिशिएंट, ये एक ही दोस्त मेरा सब कुछ है, या ये 4-5 दोस्त मेरे लिए सफिशिएंट है, एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा कहीं नहीं है
लिखा हुआ या ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है दैट आपको बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए, वो एक आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। हाँ, बट नेटवर्किंग और एक्विंटेंस और पहचान को अगर आप फ्रेंडशिप के साथ मिस कर रहे हैं तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जाने देंगे, क्योंकि टुडे नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करियर ग्रोथ। आप नेटवर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए अवेलेबल है, क्या नेटवर्किंग मेरे लिए अवेलेबल है, मैं क्या और दूसरों के साथ काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि हमसे हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई आगे कहीं ना कहीं होगा और हमें उनसे सीखने को मिलेगा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। यू सेड राइट कि नेटवर्किंग इज़ गुड, बट एक फियर होता है कि फ्रेंडशिप आगे जाके टूटेगी, एंड फियर होता है कि हम अटैच हो जाएंगे पर वो सिर्फ दिखावा करेंगे या फिर उसका कोई काम है तो वो बाद में फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, तो ये एक फियर होता है। Repeatedly I'm saying uncertainty is the most certain thing in life. Nothing is forever except the change. आपकी रिलेशनशिप हमेशा आउटग्रो करेंगे क्योंकि लोग इवॉल्व होते हैं। अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आपके साथ वो दोस्त ज़्यादा ग्रो करेंगे जो सिमिलर ग्राउंड्स पे हैं। जैसे वी टॉक अबाउट, मैं हमेशा बोलती हूँ पीपल जनरली कनेक्ट ऑन सिमिलैरिटीज। हॉबीज हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, वर्क हुआ, जहाँ पर लोगों की और आपकी सोच सिमिलर है तो आपको एक साथ बात करने में और काम करने में मज़ा आता है। दैट्स अ डिफरेंट लाइफ ऑफ एक्साइटमेंट। रही बात, आप जब तक इमोशनली रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं होते तब तक वो रिलेशनशिप वैसे भी एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, बिकॉज यू जनरली फाउंड ऑफ समवन। रही बात आपका कोई यूज़ करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की बाउंड्रीज फॉर्म कर रखी हैं अपने आसपास, कि आप किस रिलेशनशिप को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। एंड डूइंग योर पार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आपका पर्सनल चॉइस और डिसीजन होता है। अगर आप रेड फ्लैग्स अवॉइड कर रहे हैं और वो चीज़ें एड्रेस नहीं कर रहे हैं जो फ्रेंडशिप में भी एड्रेस करनी चाहिए, तो फिर यू आर पुटिंग योर सेल्फ अंडर लॉट ऑफ इमोशनल रिस्क। कि अगर आप कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है किसी के बिहेवियर में कि हम शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बट यू शुड ऑलवेज क्रॉस चेक। कई 99% तो हमारे अजम्पशंस ही होते हैं, और दैट्स व्हाई आई सेड कि रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बात है, फ्रेंड्स ऑफ मेनी फ्रेंड्स ऑफ नन, ये कितना सच है? अगेन मैंने कहा ये एक इंडिविजुअल चॉइस है कि एक इंसान अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहता है और इमोशनली इन्वेस्ट और प्रोटेक्ट करना चाहता है। कई लोग इतना पास्ट में हर्ट हो चुके हैं कि वो अपने आप को काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव रखते हैं और उनके बाउंड्रीज बहुत क्लियर होते हैं कि दोस्ती यहीं तक, इसके आगे आई एम माई ओन पर्सन। अब काफ़ी इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं जिनमें आपको ये नज़र आता है, बट आई विल से दे आर इक्वली इन्वेस्टेड इन देयर रिलेशनशिप। हर कोई बात करके नहीं जता सकता इस रिलेशनशिप को। कोई भी रिलेशनशिप उस इंसान के लिए कैसे मैटर करती है वो एक इंडिविजुअल को ही पता होता है। इसमें एक आता है चीज़ कोडिपेंडेंसी। तो क्या है कोडिपेंडेंसी, क्या ये सही है? को इंडिपेंडेंसी के बारे में अभी हमने बात की कि अगर हम एक दूसरे पे किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं तो क्या वो हेल्दी है? ऑफ कोर्स इट्स वेरी हेल्दी। आज हम हमारे पेरेंट्स पे भी किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट हैं और वो भी हम पे किसी ना किसी तरह पे डिपेंडेंट है, और हमारे रोल्स काफ़ी स्पेसिफिक हैं हमारे रिलेशनशिप में, चाहे वो फैमिली में हो चाहे वो अपने पार्टनर के साथ। तो को इंडिपेंडेंसी इज़ गुड, पर किस हद तक? अगर आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं कि ये एक ही इंसान है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस एंड माई सॉरो एंड माई पैम्परिंग, देन इट बिकम्स वेरी हैवी ऑन योर पार्टनर। जैसे मैं बोलती हूँ, इफ यू रियली लव समवन, योर फैमिली और योर लव्ड वन, तो सबसे खूबसूरत चीज़ आप उनके लिए कर सकते हैं कि आप अपना ख्याल ठीक से रखें। तो ये नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है रिलेशनशिप्स में। अगेन मैंने वही कहा, को इंडिपेंडेंसी का किसके लिए क्या मतलब है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे इफ आई एम इमोशनली डाउन तो उस वक्त मुझे सिर्फ मेरी पार्टनर की ही ज़रूरत है, क्योंकि कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मुझे लाइफ में लेना है, डिसीजन मुझे ही लेना है। बट जस्ट हैविंग बिसाइड माई पार्टनर सेइंग कि इट्स ओके, वी विल वर्क इट आउट, हम
कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, भले ही काम मुझे ही करना है, बट वो एक इमोशनल सपोर्ट और स्पेस मुझे मेरा पार्टनर ही दे सकता है, तो वो को इंडिपेंडेंसी अच्छी है। आपने अभी कहा कि को डिपेंडेंसी अच्छी है, लेकिन जब तक आपका पार्टनर आपको पकड़ ना ले, क्या वर्ड? सफोकेटिंग ना हो, कंज्यूम। ओके। तो अगर वैसा है तो उससे फ्री कैसे हो सकते हैं हम? खुद पे काम करके, अगेन सेल्फ वर्क इज द थिंग, कि आप खुद में आपके अंदर अगर वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस हो कि ये चीज़ें मैं खुद कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज टॉक टू द पर्सन, बट आप पहले सामने वाले की स्थिति भी तो पहचान लीजिए कि वो उस मेंटल स्पेस में है या नहीं। अगर उसका काम में है, मीटिंग में है, और आप 10 से 15 कॉल्स करके एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना काम छोड़ के सबसे पहले आपसे बात करें और आपसे बात करके आपको वो अटेंशन दे जो आपको दिन भर में नहीं मिला, तो वो कितना वैलिड है? क्या वो सही है? ये सवाल आपने खुद से पूछना है और उसका जवाब भी आपको खुद ही मिलेगा। तो रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी बात है कम्युनिकेशन। वो इतना क्रूशियल क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो आप सामने वाले के लिए एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं टू अज्यूम थिंग्स, और एज पर ह्यूमन नेचर हम कभी अच्छे अजम्पशंस में नहीं जीते, हम हमेशा वर्स्ट सिनेरियो में जाकर सोचते हैं। जो अगर आपके बारे में कोई कुछ अज्यूम कर रहा है तो दैट पर्सन विल टेक 10 स्टेप्स बैक, क्योंकि आपने उसको बहुत सारे ऐसे आइडियाज दे दिए हैं विच इज़ अगेंस्ट योर रिलेशनशिप। तो इससे अच्छा अगर आपका बात करने का मन नहीं है या इफ़ यू आर नॉट इन दैट स्पेस। मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं जहाँ पे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जहाँ पर एक पार्टनर को तभी के तभी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है बात करके, और एक पार्टनर से वो हो ही नहीं रहा होता। मतलब वो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, जिसे कहा जाता है टॉक्सिक साइलेंट ट्रीटमेंट। और आई विल नॉट नेम एनी सोशल प्लेटफॉर्म, लेकिन हर सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको पढ़ने मिलेगा कि साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ वर्स देन गिविंग एनीबॉडी फिजिकल पेन। मतलब आप जब किसी से बात नहीं करते या बात करना झगड़े के बाद बंद कर देते हैं तो सामने वाले को वो इतना तकलीफ देता है जितना फिजिकल पेन भी नहीं दे सकते। तो इस सिनेरियो में बस एक ही चीज़ करनी है, जहाँ पे सामने वाले को बताना है कि मुझे बात करनी है, मैं कहीं नहीं जा रहा या जा रही हूँ, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है उसके लिए मुझे भी वक्त लगेगा समझने के लिए और सॉर्ट आउट करने के लिए। बस अगर आप इतना अश्योरेंस सामने वाले को दे दें तो सामने वाला भी उस चीज़ से शांत हो जाएगा। क्योंकि आप अगर साइलेंट ट्रीटमेंट विदाउट एनी रिएक्शन देते हैं तो सामने वाले की एंजाइटी, पैनिक ट्रिगर कर जाती है। अब ये कैसे होती है? अनसर्टनिटी कि इतना सब हो गया, अब आगे क्या? ये इंसान मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। अगेन अबैंडनमेंट इश्यूज, इनर चाइल्ड वुंड्स, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको तकलीफ दे सकते हैं। अगर हम उसे नेम ना करें तो भी, अगर आपका किसी अच्छे दोस्त से या आपके पार्टनर से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और बातचीत बंद हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता कि अब आगे जाके आपके रिलेशनशिप में कैसी नजर आएंगी। तो इट्स गोइंग टू कॉज पेन। यस, तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब लोग जान लो। ये तकलीफ देगा दूसरे पर्सन को, आपको भी। आपको भी उतना ही मनाना पड़ेगा। जेलसी और इनसिक्योरिटी रिलेशनशिप्स को कैसे इरोड करती है? जेलसी इन अ हेल्दी वे इज गुड, जहाँ पर आपका पार्टनर अगर किसी को ज़्यादा अटेंशन दे रहा है तो दैट मीन्स यू वांट दैट पर्सन टू बी विद यू इन अ हेल्दी वे, दैट यू फील कि नहीं ये वक्त इसने मेरे साथ बिताना चाहिए, वहाँ तक ठीक है। अगर आप उस चीज़ को आगे जाके किसी एक्शन में कन्वर्ट करते हैं वेयर अगेन आप कंडीशंस एंड रूल्स अप्लाई कर दें, तो वो आपकी इनसिक्योरिटी रिफ्लेक्ट करता है। ऑल्सो अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो आपको इस बारे में अपने पार्टनर से बात करने की बहुत ज़रूरत है कि आप इस स्पेस में, इस इंसान के प्रेजेंस में या इस एक्शन के प्रेजेंस में इनसिक्योर फील करते हैं। वहाँ के आके आपके पार्टनर को भी समझ में आएगा कि दिस पर्टिकुलर एक्शन इज़ इम्पैक्टिंग द रिलेशनशिप। और फिर वो सामने वाले पे निर्भर होता है कि एक बार मैंने अपने पार्टनर को अगर इन्फॉर्मेशन दे दी तो इफ़ द पर्सन रिस्पेक्ट्स द रिलेशनशिप
फॉर श्योर वो इस चीज़ पे ज़रूर काम करेंगे। बट अगर मेरे पार्टनर को पता ही नहीं कि मुझे किस चीज़ से तकलीफ हो रही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती कि वो अपने आप एक्शन ले ले। हाउ डज दैट वर्क? तो ये इमोशंस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या फिर अगेन कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन आप कम्युनिकेट कीजिए, आप उस पर वर्क करिए। कई बार हम भी तो अज्यूम कर रहे होते हैं ना, फिर अगर हमारे पार्टनर से बात करके समझ में आए कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू वरी, कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है, और एक कल्चर बिल्ड करें कि हम अकेले में किसी को नहीं मिलेंगे, या इफ़ वी आर गोइंग ऑन अ कॉफ़ी, मतलब एक सिक्योर, हर एक रिलेशनशिप का एक अंडरस्टैंडिंग रूल्स और कल्चर होता है। कुछ पार्टनर्स आर ओके, दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन कि आप कहीं भी जाएं, किसी से भी मिलें। किसी का कहना होता है कि कहीं भी जाओ किसी से भी मिलो, बट मुझे पता होना चाहिए आप कहाँ पर हो, दैट इज़ ऑल्सो ओके। कुछ रिलेशनशिप्स लॉन्ग डिस्टेंस में ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका पार्टनर कहाँ है, बट एक फ़ोन कॉल आंसर कर देना भी उस वक्त इज़ लाइक क्या कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने अभी कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो इसके क्या चैलेंजेस है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के क्या चैलेंजेस हैं? एक तो दे हार्डली गेट टू मीट इन ईच अदर, और जब उनको मिलना होता है तो उनके इतने एक्सपेक्टेशंस होते हैं उस 1 या 2 दिन में कि दे वांट टू डू एवरीथिंग इन दोज 2 डेज, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। और प्लस किसी के साथ वक्त बिताने के बाद फिर अगेन द पर्सन हैज़ टू गो बैक, सो हमेशा उस इंसान जो एक्सेसिबिलिटी है, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, वो एक चैलेंज होता है। बट काफ़ी लोगों की वो रिलेशनशिप बहुत ब्यूटिफुली भी काम करता है। इट इज़ अगेन एन इंडिविजुअल चॉइस। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह का रिलेशनशिप आपके लिए वर्क करता है। सेशंस में काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी क्लियरली बोलते हैं बिकॉज कि मुझे वो इंसान सच में बहुत पसंद था, बट लॉन्ग डिस्टेंस मेरे लिए काम करता ही नहीं। और उसके बाद भी दे हैव कम टुगेदर, मतलब एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद भी दे हैव कम टुगेदर, वर्कआउट, चीज़ें वर्कआउट की, एंड दे गेटिंग मैरिड ऑल्सो बाय एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, सो ऐसे रिलेशनशिप्स भी होते हैं। तो फिजिकल डिस्टेंस होने के बाद भी कैसे वो हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं? Communication, taking care of each other, your actions should match what you're saying. एक इंसान को एक रिलेशनशिप में क्रेडिबिलिटी अर्न करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कुछ बोल रहे हो और आप वही कर रहे हो, वो आपके एक्शंस में अगर नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे 101% ट्रस्ट बिल्ड होता ही है। लेकिन आप बोल कुछ और रहे हैं, आप कर कुछ और रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज बी इन दैट कंफ्यूज माइंडसेट कि सामने वाला मेरा ट्रस्ट तो नहीं तोड़ रहा क्योंकि ये बोलता कुछ है और करता कुछ है। सो क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो फॉर दैट मैटर। आप इसी तरह से तो रिस्पेक्ट गेन करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ और आपको मैं 2 घंटे यहाँ बैठा के रखूँ, तो यू विल नेवर ट्रस्ट मी विद माई टाइम अगेन कि ये बोलती है बट ये करती नहीं है, सो आई डोंट ट्रस्ट हर and I've just lost my points there, you know, representing yourself. तो रिलेशनशिप में भी आप अगर एक कैजुअल अप्रोच ले लें कि दिस पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड, तो वहाँ पर भी वो रिलेशनशिप को भी बहुत डैमेज करता है। जबकि आपका पार्टनर, आपकी हस्बैंड, वाइफ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो यू शुड नॉट बी टेकिंग दैट पर्सन फॉर ग्रांटेड। दैट पर्सन शुड फील इक्वली लव्ड and respected and heard in a relationship. भले ही आपके opinions नहीं match करते, that's fine. You don't have to agree to each other. पर एक space जहाँ पर हम एक दूसरे से खुल के बात कर सकें, चाहे वो long distance हो again या same city relationship हो again. ऐसे कई couples हैं with their work commitment एक city में रहकर भी रोज़ नहीं मिल पाते, and that's fine. But communicating कि जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं या वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दे शुड बी addressing what needs to be addressed. Just not relationship for the good times जो avoid करते हैं deep conversations. Okay. फिर वो good times तक ही सीमित रह जाता है। Sacrifice और adjustment दोनों में क्या डिफरेंस है?
एडजस्टमेंट इज़ जहाँ पर मैं एक टेम्प्रेरी चीज़ें कर रही हूँ अपने पार्टनर के लिए, जहाँ पर मुझे उस चीज़ की नीड भी समझ में आ रही है कि ओके, इफ़ आई डू दिस पर्टिकुलर थिंग तो इट्स गोइंग टू हेल्प माई रिलेशनशिप और हेल्प माई पार्टनर। सैक्रिफाइस का मतलब है कि मैंने अपने नीड्स असाइड कर दिए और अब मुझे अपने ऊपर किसी और के नीड्स और वांट्स को रखना पड़ेगा, एंड विच इज़ for lifelong. So it's a very big thing, and it's a very individual choice that everybody does not have that capacity to really sacrifice. Adjustment is still temporary, or it's not going to really, harm anything. Like if my partner is only available on weekends, और I make sure कि मैं weekends पे काम ना करूँ, तो that is an adjustment जो मैं कर सकती हूँ. It's not a very big thing. I would love to be there for him on weekends. That's an adjustment. But sacrificing is that I just quit my career because my partner wants me to be with him, travel with him, be with him. That's a sacrifice. Which is forever. Choosing somebody else over me. अपने आप के needs और wants को ना देखना. तो वो मैं individually, if it's affecting me on my individualism, then it's a sacrifice. ये इंडिया में बहुत कॉमन है sacrifices, mostly female sacrifices for their partners. इंडिया में कॉमन है ऐसा नहीं मैं मानती, क्योंकि सिचुएशंस होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व होते हैं. यस, सैक्रिफाइस एक फीमेल से एक्सपेक्ट करना बहुत कॉमन है कि अगर सैक्रिफाइस करना है तो एक वुमन ने ही करना है, बिकॉज शी रन्स द हाउस. Women is responsible for everything, for raising the children, for cooking in the house, for all the functions, all the celebrations. That's the culture. Yes. That's the culture. पहले roles काफी defined थे, where all the outer responsibilities were of a male and घर के responsibilities were of a female. तो एक balance था. तो मेल्स पे कोई एक्स्ट्रा प्रोफाइलिंग नहीं आया है, but females have adapted work as well with the responsibilities they had before. So it is difficult for them. Though I'm not gender biased. I'm not a feminist. I'm a humanist. For me, everybody is equal. I'm just talking about culture and society norms जो अब बदल गए हैं. कहने का मतलब है कि females का काम कम नहीं हुआ है, वो add हो गया है with added responsibilities. हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है, और कैसे ओवरकम करेंगे अगर टॉक्सिक है? रिलेशनशिप टॉक्सिक है कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? वेयर यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, जहाँ पर आप अगर अपने इमोशनल नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं और सामने वाला उसको वैलिडेट ही नहीं कर रहा है. ऑफ कोर्स वैलिडेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कहें कि आप सही हैं, बट एटलीस्ट सुन लें और उसको जस्टिफाई करें कि आई एम सॉरी अगर आपको ये महसूस हुआ, बट मेरे इंटेंशन नहीं थे. बट अगर सामने वाला अपने एक्शंस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहा और बोल रहा है ये तुम्हारी ही सोच है, तुम ही गलत हो, तुम्हें ऐसा लगता है, मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं, you know, or somebody is not making you feel secure or respected or calm in their presence, that relationship is definitely toxic. The language, the treatment, ghosting, breadcrumbing, ये सब टॉक्सिक ही तो है. हर रिलेशनशिप में आप जाके अपने पार्टनर से शादी करें ज़रूरी नहीं है. ये एक बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है किसी का मैरिज को लेके या लिव इन को लेके या वट एवर द ट्रेंड्स आर. बट जब तक आप उस स्पेस में हैं, आपका क्या रोल है और आप वो विद फुल इंटीग्रिटी कैसे निभाते हैं, दैट इज़ very healthy for your emotional growth also and your partner's well-being also. क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं किसी के साथ, घोस्टिंग करके ऐसे भी लोग हैं थेरेपी सेशन में जो मिलते हैं that they are not happy with their behavior. ऐसा नहीं है कि घोस्टिंग कर कर या किसी के साथ गलत कर कर उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है, उन्हें भी उतना ही इमोशनल डैमेज होता है आफ्टर दे डू इट. तो उस एक्सपीरियंस से ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं? हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स रीबॉन्ड कनेक्शंस में या
जो आप लोग बोलते हैं उसमें नहीं जाना चाहिए कि एक रिलेशनशिप, अगर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, बिकॉज आप इतने हैबिचुएटेड हो जाते हो कि आप किसी को गुड मॉर्निंग करो या बात करो, यू गेट अडिक्टेड टू दैट हैबिट कि कोई ना कोई हमेशा हमारे साथ होता ही है बात करने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए। और फिर एक रिलेशनशिप से बाहर आते ही आप वो इंसान को किसी और में ढूंढ लेना, वो सबसे गलत चीज़ है। आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, आपको इस पूरे प्रोसेस से जाना ही होता है। इट्स ऑल्सो एज पेनफुल एज ग्रीफिंग, इट्स अ ग्रीफ, किसी का आपके ज़िंदगी से यूँ चले जाना, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, इट्स अ वेरी पेनफुल, क्योंकि एक वो वॉइड क्रिएट हो जाता है। बट उस ग्रीफिंग प्रोसेस से जाना बहुत ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता था, मैं अपने आप में कैसे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या अब मुझे लाइफ में आगे क्या चाहिए, अपने आप को मैं क्या डायरेक्शन देना चाहती हूँ। अगर इमीडिएट मैं एक दूसरी रिलेशनशिप में आ जाती हूँ तो मुझे वो स्पेस सेल्फ रिफ्लेक्शन का और हीलिंग का मिलता ही नहीं। तो रोने से और परेशान होने से किसी ने डरना नहीं चाहिए। इट्स दीज इमोशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और ये पार्ट है आपकी लाइफ का, लाइफ लेसन्स का भी। आप इसको आज अवॉइड करेंगे पर ये पैटर्न्स आगे जाके फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जो डायग्नोस करके जिसे हील करना, करेक्ट करना ज़रूरी है, वो जितना जल्दी कर लें उतना बेटर, ताकि वो बैगेज आप लेके आगे के रिलेशनशिप में ना जाएं और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से आपका जो भी फ्यूचर पार्टनर है वो ना सफ़र करे। सो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक हील्ड वर्जन में ही आगे जाएं। सो वो ज़रूरी है। ओके, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड होता है ब्रेकअप। तो ब्रेकअप के इमोशनल स्टेजेस क्या है? टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड ब्रेकअप हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को उसकी भी आदत होती है एंड दे आर कंफर्टेबली देयर, क्योंकि रिलेशनशिप, जैसे मैंने कंज्यूम ये वर्ड काफ़ी सुना होगा आज आपने मुझसे कि आपको एनर्जी वाइज कंज्यूम करना, तो किसी के लिए दोबारा कोई चीज़ उतने ही एफर्ट से शुरू करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क लगता है उनके दिमाग में कि क्या हुआ, मतलब ऑल दी अनसर्टेन पॉसिबिलिटीज़। अब मुझे अगर कोई अच्छा नहीं मिला तो क्या पता सब ऐसे ही हैं, कि कोई कैसे गारंटी करे कि इसके बाद का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। तो काफ़ी लोग इस डर से कि अब आगे क्या होगा भी टॉक्सिक रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं, भले ही वो काफ़ी लेवल पे अंदरूनी तौर से डिटैच हो चुके होते हैं, बट सिर्फ कोई है, हम बात कर सकते हैं, उस बेयर मिनिमम पे काफ़ी रिलेशनशिप आपको मिलेंगे। इमोशनल ब्रेकअप के स्टेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला होता है डिनायल, जहाँ पर आप काफ़ी टाइम लगा देते हैं ये समझने में कि ये ख़त्म हो चुका है, एंड यू आर ओनली प्रेइंग, मतलब किसी को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना, चेक करना कि वो इंसान भी उतना ही परेशान है या मूव ऑन कर गया है। तो द पर्सन इज मोर क्यूरियस व्हाट इज हैपनिंग विद द अदर पर्सन टू फिगर आउट, और एक्सेस एकदम से ख़त्म हो जाना, विच इज़ अगेन causing lot of pain to a person. इसके बाद का स्टेज होता है where you want to work through it और heal through it, कि क्या आपके साथ हुआ। काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आती हैं अगर आप एक प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं या अगर आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो धीरे धीरे यू गेट इनटू द रिकंस्ट्रक्शन मोड। ये मोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर इफ़ यू आर सीकिंग समबडी एल्स योर, कि मुझे वही कंफर्ट कहीं और से मिल जाए, कि यू चूज़ कि नहीं, मुझे अब खुद पे काम करना है कि मैं यहाँ पर क्या गलत कर रहा था या कर रही थी, दैट आई टॉलरेटेड दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और उसके बाद देन यू स्टार्ट बीइंग कंफर्टेबल विद इन योर सेल्फ इमोशनली, एंड देन एज एंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, देन यू लुक इट इन अ हेल्दी वे। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो उसके साथ आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे हम? आगे बढ़ने के लिए आपको उस प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी रियलिस्टिक, रैशनल, क्योंकि जिस स्टेज में हम होते हैं वो सबसे ज़्यादा हम मीनिंग मेक करके खुद को ही जज करते हैं कि मुझ में क्या कमी थी जो ये वर्क नहीं हुआ। वी गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवरसेल्फ, जबकि रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं और दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा भी होता है कि दो बहुत अच्छे लोग होते हैं पर उनको ज़िंदगी से बहुत अलग चीज़ें चाहिए होती हैं,
So there is nobody to be blamed, no? It's your life. You get to choose what you want to do. जब दिल टूटता है रिलेशनशिप में या फिर कोई चीट करता है तो लड़कों का रिएक्शन होता है कि वो गुस्सा करते हैं एंड लड़कियां इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है. इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि सिर्फ लड़के गुस्सा करते हैं, लड़कियां भी बहुत गुस्सा करती हैं. जैसे मुझे लड़के मतलब मेल क्लाइंट्स बताते हैं थेरेपी में कि लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखकर वो भेजते हैं और वो लड़के बिना पढ़े उसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं. लड़कियां डिलीट करती हैं? लड़के डिलीट कर देते हैं. ओके, लड़कियां पैराग्राफ्स भेजती हैं. जनरली मतलब अगेन आई एम नॉट जजिंग एनीवन बट जनरली बॉयज आर वन लाइनर in when it comes to their messaging. Maybe they don't know what emotions they are going through in that time. It takes time. एक individual चीज़ है ये, इस पर मैं नहीं कमेंट कर सकती. लड़कियां रोती हैं ऐसा कुछ नहीं है. आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते. हर कोई रिलेशनशिप में अलग तरह से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है. तो ऐसा कोई ट्रेंड है नहीं. ओके, रिलेशनशिप इश्यूज के लिए हम कब प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं? Whenever you think कि आप एक दूसरे से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है and you think that you should be addressing it or you need a third person's perspective, जहाँ पर कई बार हम अब एक दूसरे के perspective पे agree नहीं कर पा रहे और वो relationship में एक stagnancy आ गई है और हम आगे जा नहीं पा रहे, we are unable to communicate with each other. So you should definitely seek help and a professional help. Again I'm saying couples को professional help ही लेनी चाहिए. अगर आप अपने एक दोस्त से help ले रहे हैं तो जिसका वो दोस्त होगा वो generally emotionally उस इंसान की तरफ ही biased होगा. It's a very natural human behavior. तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग में? और काउंसलिंग में आप दोनों को साथ में बिठाते हैं या फिर अलग अलग काउंसलिंग? इस हर एक का एक अलग स्ट्रक्चर होता है एज अ थेरेपिस्ट टू वर्क ऑन इट. सो इन थेरेपी आई वुड स्टार्ट विद कपल सेशन फर्स्ट एंड इफ आई थिंक आई रिक्वायर इंडिविजुअल सेशंस टू अंडरस्टैंड कि वो पर्टिकुलर वो इंडिविजुअल क्या फेस कर रहा है अदर देन दिस मैरिज ऑल्सो, क्योंकि सब कुछ इम्पैक्ट करता है. आपका एनवायरनमेंट, आपका वर्क, आपके रिलेशनशिप अदर देन योर पार्टनर लाइक योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स. लाइक व्हाट इज़ रियली हैपनिंग विद दिस पर्सन कि वो इस लेवल पे जाके स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है. अगर ज़रूरत नहीं है तो आई डू नॉट कॉल फॉर इंडिविजुअल सेशंस, आई टेक कपल सेशंस. क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? 101%. Therapy is very helpful. It helps you on all the levels, professionally, personally, in your relationships. वो आपको बहुत इंसाइट देता है दैट हाउ डू यू डू द वर्क. बातें बहुत लोग करते हैं बट वो करना कैसे है वो आपको थेरेपी में यू गेट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, जस्ट नॉट द टॉकिंग, द वर्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू मैम. हमें बहुत सारे हमारे सवालों का अभी जवाब मिल गया है. हम बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे, ऐसे टॉपिक्स हम लाते रहेंगे मैम के साथ. बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स. आई होप कि आप हमें उन सारे सवालों का जवाब देंगे. थैंक यू भूषण फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट आपने इनिशिएटिव लिया और यू गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड स्पीक एंड आई लव्ड टॉकिंग टू यू अबाउट रियलिस्टिक कॉन्वर्जेशंस जहाँ पे कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं था. काफ़ी ट्रांसपेरेंट सवाल थे जो काफ़ी लोगों के मन में हैं पर पूछ नहीं सकते, पर आपके माध्यम से उनको उसके जवाब मिलेंगे. आई होप इट हेल्प्स. आई होप हमने जो किया यहाँ पर वो काफ़ी लोगों को एक क्लैरिटी दे सके, एक राह दे सके. एंड इट्स ओके रिलेशनशिप में ये सब फेस करना, बट वन शुड चूज द वॉर दे वॉन्ट टू बी, राइट, and not fight every war they are invited, right? So thank you so much for having me. Thank you. और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट्स में बताओ. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो.